Hello everyone, this is Rahul Kataria and I am here to teach you the chemistry. हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के वेरी फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। फर्स्ट पार्ट है इसका इंट्रोडक्शन। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है और ये मेरी पहली वीडियो है। आई होप यू विल लाइक दिस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री इज सिंपली द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मतलब केमिस्ट्री क्या है कि स्टडी ऑफ, हम स्टडी करेंगे किसकी, कॉम्पोजिशन, मतलब कोई सब्सटेंस है वो किस चीज़ का बना हुआ है, स्ट्रक्चर, उसका अंदर से स्ट्रक्चर कैसा है, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सिंस द मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साइंस ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। क्योंकि हम केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर या मोलिकुलर लेवल पर जाकर पढ़ाई करते हैं, इसलिए केमिस्ट्री को हम साइंस ऑफ एटम्स या कई बार साइंस ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स भी बोल दिया जाता है। In this chapter we will discuss about counting number of atoms and molecules and their properties। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल्स को काउंट कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ उनसे एसोसिएटेड हैं और कैसे कैसे वो प्रॉपर्टी चेंज करती है। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल आई वुड लाइक टू टेल यू डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की कितने ब्रांचेज हैं। मेनली तो 3 ही ब्रांचेज हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिज़िकल। ऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते हैं, एक एटम होता है कार्बन। तो ऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है, टोटली कार्बन या हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। मतलब कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसमें से एक हाइड्रोजन हो, चारों हाइड्रोजन हो तो वो होगा मीथेन। यदि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम कुछ और बनाएंगे तो वो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन्स बनाएं और उनमें कुछ कुछ एच एटम्स रिप्लेस करके और कुछ कुछ कंपाउंड्स बनाते जाएंगे तो वो होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनकी स्टडी को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन, this branch deals with study of carbon compounds, especially hydrocarbons and their derivatives। सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के बाकी सब जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड क्या है, कार्बन, जो इतना बड़ा है कि उसके लिए एक स्पेशल पार्ट है, बाकी सभी के लिए एक स्पेशल पार्ट है, ठीक है। और उन सभी अदर पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स, ठीक है। तो कई बार हम कंपाउंड्स को इन 2 क्लासेस में भी क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड मिनरल्स, जहाँ मिनरल्स का मतलब होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बन के अलावा जो भी कंपाउंड्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स हैं। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। It largely concerns itself with the study of minerals found in the earth crust। Okay, next है physical chemistry। Physical, as you can relate with its name, the physical का मतलब होता है जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मेजर कर सकें। जैसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, explanation of fundamental particles governing various chemical phenomena is the main concern of this branch। It is basically concerned with laws and theories of the different branches of chemistry। मतलब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वो कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं या वो कौन से लॉ हैं जो इस सब केमिस्ट्री को, या जो भी रिएक्शंस होती हैं, जो भी नेचुरल फिनोमिना होता है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। उसके अंदर हम थ्योरीज एंड ऑब्जर्वेशंस देखते हैं।
तो मेन तो थी यही 3, इसके अलावा कुछ और भी होती हैं जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर जो भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोलेंगे। द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज स्टडीड अंडर दिस ब्रांच ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच डील्स विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। मतलब वो ब्रांच जो सब्सटेंस का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करे। एनालिसिस क्या होता है, सोचो एक बार। एनालिसिस होता है जांच पड़ताल करना, मतलब वो चीज़ है क्या। अब पहले हम देख रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी उसकी क्वालिटी, यानी हम जांच पड़ताल करें कि वो किस टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिल के बनी हुई है, या फिर वो कौन से ग्रुप में लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम मेजर करते हैं कि कोई स्पेशल टाइप के एटम्स कितनी अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो ये सब हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट इज द बायोकेमिस्ट्री। This branch deals with the chemical changes going on in the bodies of living organisms, plants and animals। मतलब जो केमिस्ट्री हम पढ़े वो हम लिविंग प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स के अंदर यदि ऑब्जर्व करें केमिस्ट्री को, तो वो इन बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री हम उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इज़ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस सच एज न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेसेस आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। मतलब जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो सब हम, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, इन सब की रिएक्शंस को किस ब्रांच के अंडर रखते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। ओके, सो दीज वर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, की पढ़ते क्यों हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, कोई तो रीजन होना चाहिए। उससे पहले देखो केमिस्ट्री थी क्या, एक बार रिवाइज करते हैं। केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। मतलब केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि मैटर की कॉम्पोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है और इंटरेक्शन क्या है। मतलब इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं मैटर के सब्सटीट्यूएंट्स आपस में। लाइक हाउ, व्हेन, वेयर एंड वाई केमिकल रिएक्शंस अकर। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो कैसे हो रही है, किस मैकेनिज्म से हो रही है, कब हो रही है और कब नहीं हो रही, कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है, ये सब हम केमिस्ट्री के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। It is also related with other branch of science too, like physics, biology and geology। मतलब ये साइंस की अदर ब्रांचेस से भी रिलेटेड है, किस से, फिजिक्स से, बायोलॉजी से, जियोलॉजी से। ठीक है। इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन आर डेली लाइफ टू। अब ये बोल रहे हैं कि ये हमारी डेली लाइफ में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आइए देखते हैं हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है। तो देखते हैं केमिस्ट्री प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन, कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट रोल है। इंडस्ट्रीज़, सबसे पहले इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सोप्स, डिटर्जेंट्स, एसिड्स एंड साल्ट। सोप्स और डिटर्जेंट्स तो हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो बनाने में हमारी हेल्प कौन करती है, केमिस्ट्री। ऐसे ही एसिड्स डेली लाइफ में कई जगहों पर यूज होते हैं, वो भी हम केमिस्ट्री की हेल्प से बनाते हैं। एंड सिमिलरली सॉल्ट्स बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में क्या क्या बना सकते हैं, मेकिंग फूड प्रिजर्वेटिव्स। मतलब कई बार क्या होता है, खाने को हमें जल्दी खराब ना हो इसके लिए कुछ करना पड़ता है। इसके लिए हम उसमें फूड में क्या ऐड करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स। जैसे मार्केट से कुछ हम प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो कई दिनों तक ख़राब नहीं होता है, जैसे जूसेस वगैरह, जबकि हम घर पर बनाए तो वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाते हैं। तो उसके अंदर क्या ऐड किए हुए रहते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव, जिससे वो फूड ख़राब नहीं हो रहा। नेक्स्ट है फूड कलर्स, कि जो फूड ऐसे
मार्केट में जाते हो बहुत शाइनिंग सा, चमकदार सा, सुंदर सा लगता है ना, वो उसका नेचुरल कलर नहीं होता, कुछ केमिकल कलर्स हम उसमें डाल के उसको ब्यूटीफुल बना रहे हैं। नेक्स्ट है इमल्सीफायर्स। इमल्सीफायर्स जो उसकी सॉफ्टनेस या उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए हम फूड्स में ऐड करते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री यूज होती है इन मेडिसिनल की इंडस्ट्री। मेडिसिनल इंडस्ट्री में क्या बनाएंगे? ड्रग्स बनाएंगे। ड्रग्स मतलब ड्रग्स होते क्या हैं पहले ऐसे बताओ। ड्रग्स का मतलब डोंट रिलेट लाइक गलत चीज़ है या एनीथिंग लाइक दैट। ड्रग्स आर दोज थिंग्स विच गिव अस थेरेपौटिक इफेक्ट इन एनी डिजीज़। मतलब कोई भी बीमारी में, किसी भी ऐसे सिम्टम में यदि हमें वो इलाज कर रही है, हमारा थेरेपौटिक इफ़ेक्ट है हम पर उसका, तो वो ड्रग है। ठीक है, तो बहुत सारे ड्रग्स हम केमिस्ट्री की हेल्प से सिंथेसाइज करते हैं, जैसे सिस्प्लेटिन और टेक्सोल। ये दो ड्रग हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। तो देखो केमिस्ट्री की हेल्प से हम कितनी एक भयानक डिजीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही AZT शॉर्ट फॉर्म है किसकी? एजिडोथाइमिडीन की। ये किस में काम आता है? एड्स की ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है मेटलर्जी। मेटलर्जी यानी मेटल एक्सट्रैक्शन, मतलब जो मिनरल ओर्स होते हैं, जहाँ खान होती है कोई मेटल्स की, वहाँ पर कभी भी हमें प्योर मेटल नहीं मिलती, वो उसके ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलते हैं। वहाँ से हम क्या करते हैं? मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, वहाँ पर हमें केमिस्ट्री की नॉलेज हेल्प करती है। ऐसे ही नेक्स्ट है मेकिंग एलोइज, मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को हम मिक्स करके क्या बनाते हैं? एलोइज। फिर है इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू एडिक्वेट नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वी हैव प्रोड्यूस न्यू मटेरियल्स हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब केमिस्ट्री की नॉलेज होने की वजह से हमने, है ना, कैसे कैसे पॉलीमर्स बनाए हैं जिनकी मैग्नेटिक एक्टिविटी, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी या ऑप्टिकल एक्टिविटी वैसी है जैसी हमें चाहिए। नेक्स्ट है इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस। मतलब हमारे अंदर किसी भी लिविंग थिंग के अंदर, प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर कोई प्रोसेस कैसे हो रहा है, उसको भी हम केमिस्ट्री की हेल्प से अंडरस्टैंड करने, मतलब उसको समझने में थोड़ा सा केमिस्ट्री का योगदान है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ एंजाइम्स। मतलब जो एंजाइम्स हैं उनकी वर्किंग भी हम समझ सकते हैं किससे? केमिस्ट्री की हेल्प से। एंड सिमिलरली प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। मतलब सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स, ऐसे पॉलीमर्स जिसके अंदर सुपर कंडक्शन हो, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी को वो लॉस नहीं करे, 100% ऐसे ट्रांसफ़र हो, ऐसा सिरेमिक्स। और कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर्स, मतलब पहले के टाइम पे हम प्योर आयरन या प्योर कॉपर, ऐसे कुछ स्टील वगैरह ऐसे वायरिंग के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अभी कुछ पॉलीमर्स डिस्कवर किए गए हैं जो इंस्टीड ऑफ मेटल ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ये सब हम केमिस्ट्री की नॉलेज की वजह से जान पाए हैं। ओके, सो ये तो हमने पढ़ लिया कि क्यों केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का नेचर कैसा है। तो मैटर का नेचर जानने से पहले हमें सबसे पहले एक सॉलिड रिजिड डेफिनेशन पर होनी चाहिए। मैटर का डेफिनेशन क्या है? तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास। यानी मैटर वो है जिसका कुछ स्पेस है और जो कुछ मास ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब हमारे अराउंड जो भी चीज़ आपको दिख रही है ना, वो मैटर है। मतलब जो भी सॉलिड चीज़ दिख रही है, जैसे ये फ़ोन, ये लैपटॉप, बुक्स, पेन, टेबल, चेयर, एवरी रियल थिंग अराउंड इज मैटर। ओके, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। मैटर 3 अलग अलग फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। These 3 फिजिकल स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे तो हम ये बेसिक पढ़ चुके हैं हमारी जूनियर क्लास में और आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। दे हीट
सॉलिड, सॉलिड्स पहले हम पढ़ते हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड्स में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है और डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। जैसे चेयर, टेबल, पीस ऑफ आयरन, स्टील, पेन, फोन, ये सब क्या है, सॉलिड्स हैं। वही लिक्विड्स देखेंगे तो लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। और लिक्विड्स की वॉल्यूम तो डेफिनेट होगी लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। वो किसकी शेप ले लेते हैं, जो कंटेनर या जिस कंटेनर में हम डालते हैं वो लिक्विड्स उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं, ओके। जैसे वाटर, अल्कोहल, मिल्क, इनको हम जग में डालेंगे तो इनकी शेप जग जैसी हो जाएगी, बाउल में डालेंगे तो बाउल जैसी, और बोतल में डालेंगे तो बोतल जैसी शेप। इसका मतलब क्या है, इनकी वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है, ओके। नेक्स्ट है गैस। गैस क्या होता है, दे हैव नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नो डेफिनेट शेप। अब गैस में ना ही तो वॉल्यूम डेफिनेट या फिक्स होती है, ना ही उसकी शेप डेफिनेट रहती है। जैसे एयर, जो हमारे पास हवा है, या प्योर ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन जो भी हम लें, वो क्या होती है, एयर। वो उसकी ना ही तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, ना ही शेप। शेप भी उसकी कंटेनर जितनी और वॉल्यूम भी उतनी कंटेनर जितनी। जैसे यदि हम 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एक बलून में डालेंगे तो वो ऑक्सीजन गैस है ना, पूरे बलून की जितनी वॉल्यूम होगी ना उतनी वॉल्यूम में फैल जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसकी वॉल्यूम भी कंटेनर के हिसाब से चेंज हो रही है, ठीक है। अब इनके बीच का ऐसा रीजन क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे क्यों हैं, तो इनका रीजन होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे वो बने हुए हैं उनके बीच में फोर्सेस कैसा है। तो सॉलिड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी उसके जो एटम्स हैं या जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपस में पास पास सट के लगे हुए रहते हैं और उनके बीच में इंटरेक्शन अच्छा होता है, इसलिए वो एक दूसरे से दूर दूर नहीं जाते और फिक्स शेप होती है। लिक्विड्स के अंदर वो इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा कम हो जाता है और एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर जा पाते हैं, और गैस में वो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। मतलब मैटर की सभी जो स्टेट्स हैं वो कैसी हैं, इंटरकन्वर्टिबल हैं। इंटरकन्वर्टिबल यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स को हीट करने पर लिक्विड्स बनता है, लिक्विड्स को हीट करने पर गैस बनता है। वैसे ही गैस को कूल करने पर लिक्विड बनता है और लिक्विड को कूल करने पर सॉलिड बनता है, ठीक है। सॉलिड जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। तो जैसे आइस है, वो 0 डिग्री तक तो आइस रहती है, 1 डिग्री पर आकर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है मतलब। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली लिक्विड है वो वाटर, वो भी 0 डिग्री पर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा एट द बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये आप सबको पता है। और ऐसे ही गैस है ना 100 से नीचे आते ही मतलब 100 पर ही लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने लग जाएगी और उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। सॉलिड यदि डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ओके। आगे देखते हैं। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू,
यदि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, मैक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे वाले लेवल पे देखें, तो मैटर को हम किस किस में डिवाइड कर सकते हैं? मैटर इज़ डिवाइडेड इनटू मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। मैटर को किस में डिवाइड कर सकते हैं? मिक्सचर्स में और प्योर सब्सटेंस में। फिर मिक्सचर्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे एक एक को। ऐसे ही प्योर सब्सटेंसेस को हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। सबसे पहले मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? अ मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर विच आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। मतलब मिक्सचर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स किए हुए रहते हैं, जिसको, और उन दोनों सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। जैसे वाटर, एयर, टी, ये सब क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। ठीक है। जैसे इसके 2 सब टाइप्स हैं। सबसे पहला होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स द सेम। ये आगे केमिस्ट्री में हम कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, वहाँ याद रखना होमो कहीं पर आ रहा है, उसका मतलब सेम से रिलेटेड है। एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर, व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड थ्रूली एंड द कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, दे आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब जो कंपोनेंट्स हैं 2, वो इक्वली डिसोल्व है, मतलब इक्वल कंपोनेंट शेयर कर रहे हैं एवरी पार्ट ऑफ द मिक्सचर। मतलब एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम शुगर सॉल्यूशन ले रहे हैं, मतलब एक ग्लास पानी लिया, उसमें हमने चीनी मिलाई, तो चाहे उस पानी के टिप पे देख लेना, चाहे बीच में चाहे नीचे, शुगर का जो कॉम्पोजिशन है जो उस वाटर में, वो सेम मिलेगा आपको, बिल्कुल सेम। ठीक है। सेकंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? व्हेन द कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म एंड समटाइम्स द कंपोनेंट्स में बी डिफरेंट टू। जब कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं हो, जैसे इसका एग्जांपल है साल्ट एंड शुगर, यदि हम एक जगह मिक्स करें, वाटर के अंदर नहीं, सिर्फ साल्ट और शुगर, तो वो होमोजीनियस नहीं होगा। क्योंकि यदि हम कभी भी देखते हैं ना, तो हम देखेंगे कि जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर आ जाती है, भारी नीचे रह जाती है। आप यदि साल्ट एंड शुगर को मिक्स करके थोड़ा सा हिलाओगे, तो देखोगे शुगर के क्रिस्टल्स ऊपर आ गए, साल्ट नीचे रह गया। ऐसे ही ग्रेन्स एंड पल्सेस, यानी गेहूं को और दाल को मिलाओगे, तो वो कैसा होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी हो सकता है आपको एक पार्ट में ग्रेन्स ज़्यादा मिले और दूसरे पार्ट में पल्सेस ज़्यादा मिले। ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल बताता हूँ रियल लाइफ का बेस्ट। जैसे पानी के अंदर हम यदि मिट्टी मिलाएं, सैंड, तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए यदि हम उसको छोड़ देंगे, तो नीचे वाले पोर्शन में सैंड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और ऊपर वाले पोर्शन में सैंड कम रह जाएगी। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस में डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट इसने बोला है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय वेरियस फिजिकल मेथड। मतलब जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, वो हम सेपरेट कर सकते हैं बाय वेरियस फिजिकल मेथड, अलग अलग फिजिकल मेथड से। कौन कौन से? जैसे हैंड पिकिंग, सिंपल हाथ से उठाना, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। ये सब प्रोसेस हम वैसे बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक बार पहले हम मैटर्स कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे? दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन और ए प्रॉपर रेशियो इन एवरी पार्ट। मतलब हर पार्ट में एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रहेगा, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स विच में बी एटम्स और मोलिक्यूल्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है सेम, एक ही तरह के पार्टिकल्स हों, चाहे वो एटम्स हो सकते हैं या मोलिक्यूल्स। एटम्स जैसे सोडियम, कॉपर, आयरन, ये क्या है? इनके एटम्स हैं। सिमिलरली H2 हाइड्रोजन गैस, ये क्या है? एक हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर एक मोलिक्यूल बना रहे हैं, जिसको हम एलिमेंट ही बोलेंगे।
दूसरा है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटेड टुगेदर। इसका मतलब क्या है? एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन तो रहेगी लेकिन पार्टिकल्स डिफरेंट होंगे। जैसे इसने एग्जाम्पल लिया है NaCl का। NaCl क्या होता है? कॉमन सॉल्ट, मतलब घर में जो हम नमक यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl या सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर क्या होगा? एक एटम सोडियम का होगा, एक क्लोरीन का होगा, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स मिलके एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में। मतलब NaCl का हम कोई भी एटम लेंगे उसके अंदर एक सोडियम ही होगा और एक क्लोरीन ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स का कॉम्पोजिशन हमें मिल रहा है। ऐसे ही H2O जो हम पानी पीते हैं वो क्या होता है? H2O, यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम। और वाटर के हर मॉलिक्यूल में यही कॉम्पोजिशन होगा, दो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा। तो डिफरेंस समझ में आया? अब आपको लग रहा होगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर और कंपाउंड्स में थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि दोनों ऐसे थे। एक बार दोबारा देखते हैं। कंपाउंड्स क्या था? सोडियम क्लोराइड, मतलब हर मॉलिक्यूल के अंदर एक सोडियम का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है। दोनों क्या है? फिक्स हैं थ्रू आउट। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या था कि जो मिक्सचर है वो अलग अलग हैं। जैसे हम मिक्स करें ग्रेन्स एंड पल्सेस को या ऐसे कुछ, तो वो क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोनों बिल्कुल अलग है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस की। हम सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी कितनी तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब्सटेंसेस की। तो सब्सटेंसेस की दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दोज प्रॉपर्टीज़ विच कुड बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। फिज़िकल प्रॉपर्टी वो होती है जो हम सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन या आइडेंटिटी को चेंज किए बिना मेजर करते हैं। जैसे उसका कलर, उसका ऑर्डर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी या उसका टेम्परेचर। मतलब वो जिस स्टेट में है हम उसी स्टेट में यदि उसकी कोई प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं तो हम उसको फिज़िकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे यदि हम किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो हम उसको चेंज नहीं कर रहे कुछ भी, वो कैसी हो गई? उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। देयर मेजरमेंट रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू अकर। मतलब यदि केमिकल चेंज हो, मतलब कुछ चेंज हो तो ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर सकते हैं। जैसे एसिडिटी या बेसिसिटी या टेम्परेचर चेंज। नोटिस दैट दिस इज टेम्परेचर चेंज। इसका मतलब टेम्परेचर मेजर नहीं कर रहे, टेम्परेचर चेंज कर रहा है। मतलब एक रिएक्शन हुई तो पहले उसका बीकर का या टेस्ट ट्यूब का कितना टेम्परेचर था, बाद में कितना टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर चेंज है। और वो हम कब मेजर कर सकते हैं? जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज मेड एज। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे होता है? जैसे हम किसी की लेंथ मेजर की 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसके अंदर 10 क्या है? 10 जो है वो मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर क्या है? उसकी यूनिट है। यानी जो नंबर होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो उसकी लार्जनेस या स्मॉलनेस के बारे में बताएगा। और जो यूनिट हैं वो मतलब बताएगी कि किस तरह की प्रॉपर्टी हम मेजर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड इज़ गिवन इन नंबर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड नंबर में होता है हमेशा। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू सिस्टम्स। दो सिस्टम में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश सिस्टम में और मैट्रिक सिस्टम में। आपको यदि याद हो तो हमने छोटी क्लासेस में कहीं पर पढ़ा था काउंटिंग का सिस्टम में इंग्लिश सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंडियन सिस्टम।
इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हम 3 वैल्यूज़ के बाद में कोमा लगाते जाते हैं। और मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, हम स्टार्टिंग में तो 3 के आगे कोमा लगाते हैं, फिर 2 डेसिमल प्लेस फिर कोमा, फिर 2 डेसिमल प्लेस फिर कोमा। वो होता है इंडियन सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम। और जिसमें हमेशा 3 के आगे लगाते हैं वो होता है इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, इनको यहाँ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड होता क्या है। उसके बाद है यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है, तो यूनिट्स होती हैं कि हम किस तरह की प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो IUPAC ने ये कुछ 7 कॉमन यूनिट्स बताई हैं। IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसने कॉमन यूनिट्स बताई हैं 7, जिनको हम डिस्कस करते हैं। लेंथ की क्या होगी, मीटर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मास की होगी किलोग्राम, kg। टाइम की सेकंड, रिप्रेजेंटेड बाय s। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होगी एम्पियर। SI यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड यूनिट। IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब हर अलग अलग देश में अलग अलग केमिस्ट्री ना पढ़ाई जाए, सारी ऑल ओवर एक ही चले, इसलिए एक इंटरनेशनल यूनियन बनाया गया है जो ये सब रूल्स बनाता है। ऐसे ही थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर हम किससे मेजर करते हैं, केल्विन में। जो स्टैंडर्ड है, हम डिग्री सेल्सियस में भी बहुत बार देखा होगा आपने, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो होता है केल्विन में। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल में। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी लाइट की इंटेंसिटी होती है कैंडेला में। ठीक है, अब ये यूनिट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब आपको पता है लेंथ की यूनिट मीटर है, लेकिन आप कैसे बताओगे कि मीटर क्या होता है। एक बार सोच के देखो कि आप कैसे बताओगे 1 मीटर क्या होता है। कोई स्टैंडर्ड कुछ होगा, हाँ, वो जो भी मेजरिंग टेप होता है वो, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं होता, वो होता है रेफरेंस। मतलब किसी के रेफरेंस में हमने लिया है। तो जो 1 मीटर है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड। यानी 1 सेकंड के इतने पार्ट में वैक्यूम के अंदर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर। तो ये स्टैंडर्ड होगा कि वैक्यूम हम कहीं पर भी लें इतना होगा। फिर एक रेफरेंस मेजरिंग टेप बना दिया और फिर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी के रेफरेंस में हम मेजर करते हैं। ऐसे ही यूनिट ऑफ मास। तो यूनिट ऑफ मास क्या होता है, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप है 1 किलोग्राम का। मतलब फ्रांस है, फ्रांस के अंदर एक म्यूज़ियम है, मुझे म्यूज़ियम का नाम ध्यान में नहीं है, उसके अंदर एक प्रोटोटाइप यानी एक बार रखा हुआ है प्लेटिनम का या गोल्ड का शायद। उसका वेट हमने स्टैंडर्ड मान लिया कि ये 1 किलो का है, 1 किलोग्राम। तो उसके रेफरेंस में फिर हम सभी को मेजर करते लाते हैं, और फिर रेफरेंस वाले जो 1 किलोग्राम के या 2 किलोग्राम के जो वाट हम शॉप्स में देखते हैं वो वहाँ से रेफरेंस के होते हैं। ऐसे ही टाइम, तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड। 1 सेकंड हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो द सेकंड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of radiation corresponding to the transition between 2 hyperfine levels of the ground state of cesium-133 एटम। मतलब बहुत ज़्यादा डीप है, आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो भी ना कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही तो ये IIT या नीट में पूछा जाता है, ना ही ये CBSE में या बोर्ड्स में एग्ज़ाम्स में आता है। बस आई वॉन्ट टू नो कि आपको पता हो, यदि 1 सेकंड डिफाइन करनी हो तो जो सीजियम एटम है जिसका मास 133 होता है, वो जब ग्राउंड स्टेट में अपनी रेडिएशंस एमिट करता है तो जो उसकी टाइम होगा इतने पीरियड्स का, कितने इस नंबर के पीरियड्स का जो टाइम होगा वो क्या होगा, 1 सेकंड हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। 1 एम्पियर हम कैसे डिफाइन करते हैं,
एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन्ड इन two straight parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। मतलब क्या करें, हम दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर रखें जिनकी लेंथ इन्फिनाइट हो, ठीक है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सर्कुलर हो, ठीक है, और एक दूसरे से 1 मीटर दूर रखें, 1 मीटर की दूरी हो उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में, और फिर वो फोर्स प्रोड्यूस करें 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 का, तो वो इक्वल होगा 1 एम्पियर के। ठीक है, थोड़ा टिपिकल लग रहा है लेकिन बस सुन लो, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है टेम्परेचर का केल्विन। 1 केल्विन होता है जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब वो टेम्परेचर जिस पर वाटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है। और उसका 1/273.16 जो टेम्परेचर होता है उसको हम 1 केल्विन बोलते हैं। ऐसे ही 1 मोल क्या होता है, 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 का 0.012 किलोग्राम जो के इक्वल जो वेट होगा वो 1 मोल होगा। मोल को आगे हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर है यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला। मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडेला में। कैंडेला इज द ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स that emits 540 into 10 की पावर 12 hertz and that has radiation intensity in that direction of 1/683 watt per steroidal। यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो इतनी और उसकी EMF या पावर कितनी हो इतनी, तो वो किसके इक्वल होता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी 1 कैंडेला के इक्वल। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रीफिक्सेस जो SI सिस्टम में जनरली यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है नैनो 10 की पावर -9, माइक्रो 10 की पावर -6, फिर ये सीरीज में होता है मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो। मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, ये 10 की पावर -3 से स्टार्ट होंगे और फिर एक इंक्रीज़ होते आएंगे, मतलब पावर +1 होती आएगी। नेक्स्ट इज मेगा 10 की पावर 6। ये क्या है, जो मेनली जो यूज़ होते हैं। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स में या आगे पूरी केमिस्ट्री में हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक